नमस्कार। आज हम भारत की आर्थिक कहानी को थोड़ा और गहराई से देखेंगे, खासकर उद्योग और सेवा क्षेत्रों पर। हाँ, बिल्कुल। मतलब आज़ादी के बाद से वो जो 1948 की पहली नीतियां थी हुँ, और फिर 1991 के बड़े बदलाव। हाँ, वो एलपीजी रिफॉर्म्स। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, उस पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हुँ, हमारे पास ना इस पर कुछ रिपोर्ट्स और काफी डिटेल्ड नोट्स है। हुँ, तो कोशिश ये रहेगी कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं, जो दिलचस्प चीजें हैं, वो निकालें, ताकि ये समझ आए कि भारत की आर्थिक नीतियां कैसे बनी, कैसे बदली। और उनका असर क्या हुआ अर्थव्यवस्था पर? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अच्छा, ये पता है कि 1991 में एक टाइम ऐसा था जब भारत के पास बाहर से सामान मंगाने के लिए सिर्फ 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। हाँ, वो तो मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। वहीं से वो बड़े आर्थिक संकट की आहट शुरू हुई थी, जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। आज़ादी के फौरन बाद 1948 की पहली औद्योगिक नीति। इसने एक मिली-जुली अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की थी, है ना? बिल्कुल। उस वक्त सोच ये थी कि देखिए देश नया-नया आज़ाद हुआ है, तो विकास के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर काम करना होगा। अच्छा। तो इस नीति ने क्या किया कि उद्योगों को मोटे तौर पे 4 कैटेगरीज में बाँट दिया। 4 कैटेगरीज। हाँ, पहली वो जो बिल्कुल ज़रूरी थी, जैसे हथियार, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ये तो पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में। ठीक है। दूसरी कैटेगरी थी मिक्स्ड सेक्टर वाली, मतलब जैसे कोयला, लोहा, इस्पात। इसमें सरकार नई यूनिट्स लगा सकती थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता था। ओके। तीसरी में कुछ 18 और इंडस्ट्रीज थी जिन्हें सरकार रेगुलेट करना चाहती थी, जैसे चीनी, सीमेंट, कॉटन। और चौथी कैटेगरी में बाकी सब जो प्राइवेट सेक्टर के लिए थे। अच्छा। लेकिन असली कहानी, या कहें कि वो जो लाइसेंस परमिट राज की हम बात करते हैं, हाँ, वो तो बहुत सुना है। उसकी नींव पड़ी 1951 के आईडीआरए एक्ट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो इस आईडीआरए एक्ट ने असल में किया क्या? मतलब इसने इतना कंट्रोल कैसे बढ़ा दिया? इसने सरकारी शिकंजा बहुत कस दिया। हाँ। जो भी शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज थी उनकी हर यूनिट का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया। हर यूनिट का? हाँ, और सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, अगर आपको नई फैक्ट्री लगानी है, हाँ। या प्रोडक्शन बढ़ाना है, हाँ। या फैक्ट्री की जगह बदलनी है, हाँ। हर चीज के लिए पहले सरकार से परमिशन लो, लाइसेंस लो। बाप रे। सरकार किसी भी कंपनी की जांच कर सकती थी। अगर लाइसेंस गलत जानकारी देके लिया है तो कैंसिल कर सकती थी। इतना ही नहीं, मैनेजमेंट तक अपने हाथ में ले सकती थी। अच्छा। और तो और, प्रोडक्ट्स की सप्लाई, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी कीमतें, ये सब सरकार कंट्रोल कर सकती थी। तो मतलब पूरी तरह से कंट्रोल। हाँ, इरादा शायद ये था कि एक प्लान तरीके से डेवलपमेंट हो, हम्म। रिसोर्सेज बर्बाद ना हो, लेकिन इसका नतीजा हुआ रेड टेपिज्म, मतलब लाल फीतेशाही, और ग्रोथ धीमी हो गई। और फिर 1956 में एक और पॉलिसी आई, उसने क्या किया? हाँ, 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इसने जो पब्लिक सेक्टर था, मतलब सरकारी कंपनियां, उनकी भूमिका को और ज्यादा मजबूत कर दिया। एक तरह से कहें तो ये नेहरूवियन मॉडल का कोर था। अच्छा। इसमें इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल में बांटा गया, शेड्यूल ए, बी और सी। ABC, ठीक है। शेड्यूल ए में 17 बहुत जरूरी इंडस्ट्रीज थी। इनमें सिर्फ और सिर्फ सरकार ही नई यूनिट लगा सकती थी, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, हेवी मशीनरी, कोल, ऑयल, ये सब। ओके। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थीं। यहाँ सरकार पहल करती, मतलब सरकार नई यूनिट्स लगाती, पर प्राइवेट सेक्टर को भी आने की इजाजत थी सप्लीमेंट करने के लिए, जैसे एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर। और बाकी सब इंडस्ट्रीज शेड्यूल सी में डाल दी गईं। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए थी। लेकिन लाइसेंस तो लेना ही पड़ता होगा। हाँ, लाइसेंसिंग के दायरे में तो वो भी थी। तो कुल मिलाकर शुरुआती दशकों में ना, सरकार का कंट्रोल और पब्लिक सेक्टर का दबदबा साफ दिखता है। तो ये था वो शुरुआती दौर। अब सीधे चलते हैं 1991 पर। आपने शुरू में कहा था कि हालात बहुत खराब थे। क्या हुआ था एग्जैक्टली उस वक्त? हालात खराब नहीं थे, मतलब वो भारत की इकोनॉमी के लिए एक तरह से नियर डेथ एक्सपीरियंस था। इसे भारत का सबसे बड़ा आर्थिक संकट माना जाता है। अच्छा, क्यों? कई चीजें एक साथ हुई। एक तो खाड़ी युद्ध छिड़ गया था, गल्फ वॉर। उसकी वजह से तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। हाँ, वो तो याद है। दूसरा, जो भारतीय बाहर काम करते थे, वो जो पैसा भेजते थे रेमिटेंस, वो कम हो गया। तीसरा, सरकार का खर्चा बेहिसाब बढ़ गया था, फिस्कल डेफिसिट, यानी आमदनी और खर्चे का अंतर, वो जीडीपी के 8.4% तक पहुंच गया था। 8.4%? वो तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और सरकार की जो कमाई थी उसका 36% से ज्यादा तो सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में जा रहा था। ओ। महंगाई डबल डिजिट में पहुंच रही थी। और सबसे खतरनाक बात थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की,
मतलब हमारे पास डॉलर या दूसरी विदेशी मुद्राएं खत्म हो रही थी। जैसा आपने कहा, सिर्फ 15 दिन के इंपोर्ट का पैसा बचा था। सिर्फ 15 दिन? हाँ, मतलब हम लगभग दिवालिया होने वाले थे। कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। बाप रे, मतलब दीवार से पीठ लग गई थी बिल्कुल। बिल्कुल, कोई रास्ता नहीं था। और यहीं से फिर वो एलपीजी सुधारों की कहानी शुरू होती है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। हाँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मजबूरी में ही सही, लेकिन ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो पहले उदारीकरण की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन। इसका मतलब क्या था आसान शब्दों में? लिबरलाइजेशन मतलब ढील देना। जो सरकार ने इतने सालों में इतने सारे बंधन लगा रखे थे इकोनॉमी पर, कंट्रोल लगा रखे थे, उनको हटाना या कम करना। अच्छा, जैसे? जैसे सबसे बड़ा था वो लाइसेंस परमिट राज, उसको लगभग खत्म ही कर दिया गया। कुछ बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक सेक्टर छोड़कर बाकी सब इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस की जरूरत खत्म। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, बहुत बड़ा। फिर जो इंडस्ट्रीज सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थीं, उनकी संख्या बहुत कम कर दी गई। मतलब प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खुल गए। हम्म। कई चीजों की कीमतें सरकार तय करती थी, अब कहा गया कि बाजार तय करेगा, डिमांड सप्लाई के हिसाब से। ओके। छोटे उद्योगों एसएसआई के लिए कुछ आइटम्स रिजर्व रखे जाते थे, उनमें से भी कई हटा दिए गए ताकि कंपटीशन बढ़े। ये तो हुई इंडस्ट्री की बात। फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स, फॉरेन ट्रेड, इनमें क्या बदलाव हुए? सब जगह हुए। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकों को ज्यादा आजादी मिली। वो अब शेयर मार्केट से पैसा उठा सकते थे। अच्छा। प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक भी आ सकते थे। इससे कंपटीशन बढ़ा, सर्विसेज बेहतर हुई। हाँ, ये तो हमने देखा है। विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, मतलब बड़े विदेशी फंड हाउस, उनको इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की परमिशन मिली। टैक्स की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, इनकी दरें कम की गईं। सोचा गया कि इससे लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, और टैक्स भरने का प्रोसेस आसान बनाया गया। फॉरेन ट्रेड का क्या? फॉरेन ट्रेड में भी बड़े बदलाव। रुपए की वैल्यू कम की गई, डिवैल्यूएशन, ताकि हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएं। ओके। और इंपोर्ट पर जो लाइसेंसिंग थी, जो ऊंचे ऊंचे टैरिफ थे, उनको कम किया गया, हटाया गया। मतलब इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला गया। अंदर कंपटीशन बढ़ाया, बाहर से जोड़ा। ठीक है, तो ये था उदारीकरण। अब एलपीजी का दूसरा हिस्सा, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब क्या है और इसमें क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी कम करना, या तो थोड़ी कम करना, या मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट हाथों में देना, या पूरी तरह बेच देना। अच्छा, और ये जो बेचने की प्रक्रिया है, इसे विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट। इसके तहत कई जानी मानी सरकारी कंपनियों का निजीकरण हुआ। जैसे बैल्को, एल्यूमिनियम कंपनी थी, वीएसएनएल टेलीकॉम वाली, मॉडर्न फूड्स, मारुति उद्योग में सरकार ने अपना बड़ा हिस्सा बेचा। और हाल ही में एयर इंडिया का भी। हाँ, एयर इंडिया लेटेस्ट बड़ा उदाहरण है। ये विनिवेश भी अलग अलग तरह का होता है शायद। हाँ, मोटे तौर पर 3 तरह से समझ सकते हैं। एक होता है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें सरकार कुछ शेयर बेचती है, मान लीजिए 10 या 20%, लेकिन 51% या ज्यादा हिस्सेदारी और कंट्रोल अपने पास रखती है। ठीक है। दूसरा है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी 50% से कम कर देती है और मैनेजमेंट कंट्रोल भी प्राइवेट प्लेयर को दे देती है। ये ज्यादा बड़ा कदम माना जाता है। और तीसरा है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। मतलब सरकार अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी बेच देती है, जैसे मॉडर्न फूड्स और मारुति में हुआ, और एयर इंडिया में भी। और इससे जो पैसा आता है सरकार के पास, उसका क्या होता है? तो पहले इसके लिए एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड NIF बनाया गया था, लेकिन अब वो व्यवस्था बदल गई है। अब जो पैसा आता है वो सरकार के बजट में जाता है। अच्छा। और फिर सरकार उसे अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करती है। हो सकता है सोशल सेक्टर स्कीम पर, या दूसरी सरकारी कंपनियों को ठीक करने में पैसा लगाए, रिकैपिटलाइजेशन, या फिर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। क्या अभी कोई खास पॉलिसी है सरकार की विनिवेश को लेकर? हाँ, सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई है जिसमें सेक्टर्स को 2 हिस्सों में बांटा है, स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक। अच्छा, ये क्या है? स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक मतलब वो सेक्टर जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 4 ग्रुप हैं। पहला, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस। दूसरा, ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम। तीसरा, पावर, पेट्रोलियम, कोल और मिनरल्स। और चौथा, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है।
इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सरकार कह रही है कि वो अपने मिनिमम प्रेजेंस बनाए रखेगी। मतलब कुछ सरकारी कंपनियां इन सेक्टर्स में रहेंगी। और बाकी? बाकी सब सेक्टर्स को नॉन स्ट्रेटेजिक माना गया है। उनमें जो भी सरकारी कंपनियां हैं, सरकार का इरादा है कि या तो उनका निजीकरण कर दिया जाए या फिर उन्हें बंद करने पर विचार हो। मतलब सरकार उन बिजनेस से बाहर निकलना चाहती है जो स्ट्रेटेजिक नहीं है। अच्छा, ये तो काफी बड़ा शिफ्ट है सोच में। हाँ बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में दो और बड़ी स्कीम्स या प्लान्स की काफी चर्चा रही है, एनएमपी और एनआईपी। ये क्या है? पहले एनएमपी की बात करते हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। हाँ, एनएमपी ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें सरकार अपनी बनी बनाई प्रॉपर्टीज, जिन्हें ब्राउनफील्ड एसेट्स कहते हैं, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, पोर्ट्स, स्टेडियम, पावर लाइंस, मतलब जो पहले से मौजूद है। जो पहले से बनी हुई हैं लेकिन शायद पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो रही या सरकार उन्हें ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही, तो सरकार क्या करेगी, इन एसेट्स को प्राइवेट कंपनियों को एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, मान लीजिए 20, 30, 40 साल के लिए लीज पर दे देगी। लीज पर मतलब बेचेगी नहीं? नहीं बेचेगी नहीं, मालिकाना हक सरकार का ही रहेगा। प्राइवेट कंपनी उस एसेट को ऑपरेट करेगी, मेंटेन करेगी, उससे रेवेन्यू कमाएगी और सरकार को एक फिक्स रकम या रेवेन्यू का हिस्सा देगी। अच्छा, तो इसका मकसद क्या है? मकसद है अनलॉकिंग वैल्यू, मतलब जो एसेट्स अंडर यूटिलाइज्ड हैं उनसे पैसा बनाना। सरकार को रेवेन्यू मिलेगा जिसे वो कहीं और लगा सकती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, और उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंसी से चलाएगा। सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है कि जो चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही उससे कमाई हो, लेकिन क्या इसको लेकर कुछ सवाल या चिंताएं भी हैं? चिंताएं तो हैं और जायज भी हैं। सबसे बड़ा सवाल इन एसेट्स की वैल्यू कैसे तय होगी। हाँ, ये तो मुश्किल है। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें बहुत सस्ते में लीज पर दे दिया जाए। दूसरा, जो लोग पहले से उन एसेट्स में काम कर रहे हैं, उनकी जॉब्स का क्या होगा, उनकी सिक्योरिटी का क्या। ये भी जरूरी सवाल है। तीसरा, क्या ये पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगी, कहीं क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा तो नहीं मिलेगा। एक चिंता ये भी है कि अगर प्राइवेट कंपनियां इन पुरानी एसेट्स को चराने में ही पैसा लगा देंगी, तो क्या वो नई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगी। और सर्विसेज का क्या वो महंगी हो जाएंगी? क्वालिटी कैसी रहेगी? बिल्कुल, कंज्यूमर पर क्या असर पड़ेगा, और लीज खत्म होने के बाद वो एसेट सरकार को किस हालत में वापस मिलेगा। ये सब बहुत वैलिड कंसर्न्स हैं। ठीक है, तो ये हुई एनएमपी की बात। अब एनआईपी क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये एनएमपी से अलग कैसे है? एनआईपी बिल्कुल अलग चीज है। एनएमपी मौजूदा एसेट्स को मोनेटाइज करने की बात करता है। एनआईपी जो है वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्लान है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर? हाँ, ये 2020 से 2025 तक के 5 साल के लिए है। इसमें टारगेट है कि देश में 111 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। 111 लाख करोड़, ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। हाँ, बहुत बड़ा। और ये पैसा सिर्फ केंद्र सरकार नहीं लगाएगी, इसमें केंद्र, राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर तीनों मिलकर इन्वेस्ट करेंगे। किन सेक्टर्स में? फोकस एरिया है एनर्जी, रोड्स, रेलवे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, मतलब कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मकसद क्या है इतना बड़ा प्लान लाने का? देखिए, माना जाता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च होता है तो उसका इकोनॉमी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब जब सड़कें बनेंगी, पोर्ट्स बनेंगे, तो सीमेंट, स्टील की डिमांड बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स सुधरेगा, तो इकोनॉमी को एक पुश मिलेगा। अच्छा, इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और उम्मीद है कि आम लोगों की जिंदगी भी बेहतर होगी। वर्ल्ड क्लास इंफ्रा बनाना लक्ष्य है। जब ये लॉन्च हुआ था तब इसमें करीब 6,800 प्रोजेक्ट्स थे, अब शायद 9,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ा विजन लगता है। तो चैलेंज इसको जमीन पर उतारने का है। चलिए अब वापस 1991 पर चलते हैं। एलपीजी का तीसरा पिलर, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसे कैसे समझाएंगे? ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया का जुड़ना, इकोनॉमीज का एक दूसरे के साथ ज्यादा इंटीग्रेट होना, ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होना। मतलब देशों के बीच सामान का आना जाना, ट्रेड, सर्विसेज का आना जाना, पैसे का आना जाना, इन्वेस्टमेंट, लोगों का आना जाना, टेक्नोलॉजी और आइडियाज का आना जाना, ये सब आसान हो जाए, बॉर्डर्स की अहमियत कम हो जाए, कम से कम आर्थिक मामलों में। तो भारत ने इसके लिए क्या कदम उठाए 1991 के बाद? कई सारे, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स आसान किए, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों के लिए। हाँ। एक्सचेंज रेट को मार्केट पर छोड़ा, मतलब रुपए की कीमत डिमांड सप्लाई से तय होने लगी काफी हद तक। ओके। ट्रेड बैरियर्स कम किए, इंपोर्ट ड्यूटीज घटाई, इंपोर्ट पर जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे, कोटा वगैरह, वो हटाए,
एक्सपोर्ट को प्रमोट किया। मतलब कोशिश थी कि इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसके फायदे क्या हुए और क्या कुछ नुकसान या चिंताएं भी रहीं? फायदे तो कई दिखे। इंडियन कंपनीज को बड़ा ग्लोबल मार्केट मिला, कंज्यूमर्स को दुनिया भर के प्रोडक्ट्स और चॉइसेस मिली। हाँ, ये तो है। विदेशी टेक्नोलॉजी आई, इन्वेस्टमेंट आया, जिससे ग्रोथ को बूस्ट मिला। नई नौकरियां बनी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा। लेकिन चिंताएं क्या हैं? चिंताएं भी हैं। जैसे ये कहा जाता है कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां टैक्स बचाने के लिए ग्लोबल सिस्टम का फायदा उठाती हैं। टैक्स हेवन वगैरह। हाँ, फिर कहीं कहीं लेबर एक्सप्लॉयटेशन की बात भी आती है, सस्ती लेबर के चक्कर में। यह भी कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन से वेल्थ कंसंट्रेशन बढ़ता है, मतलब अमीर और अमीर होते हैं, गरीब और गरीब। डेवलप देशों में डर रहता है कि उनकी नौकरियां डेवलपिंग देशों में जा रही हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। बढ़ते प्रोडक्शन और ट्रेड का पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है। सही बात है, ये पहलू भी जरूरी है। ठीक है, अब एक बहुत ही जरूरी सेगमेंट पर आते हैं, MSMEs, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। इनकी क्या जगह है इंडियन इकोनॉमी में? जगह है रवि, ये तो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। अच्छा। अब आंकड़े देखिए, देश में 6.3 करोड़ से ज्यादा MSMEs हैं। 6 करोड़ से ज्यादा। बाप रे। और ये 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। 11 करोड़? हाँ, GDP में इनका कंट्रीब्यूशन करीब 29% है। देश के टोटल एक्सपोर्ट में 40% हिस्सा इनका है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में करीब 45%। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां यही सेक्टर देता है। मतलब ये छोटे जरूर हैं नाम में, पर इनका कलेक्टिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये तो वाकई चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अच्छा, इनकी परिभाषा हाल में बदली गई थी ना? अब कौन MSME कहलाता है? हाँ, 2020 में परिभाषा बदली गई। अब सिर्फ मशीनरी में इन्वेस्टमेंट नहीं देखते, बल्कि इन्वेस्टमेंट और सालाना टर्नओवर दोनों देखते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया है। क्या है वो क्राइटेरिया? 3 कैटेगरी हैं। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक एंड टर्नओवर 5 करोड़ तक। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक एंड टर्नओवर 50 करोड़ तक। इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक एंड टर्नओवर 250 करोड़ तक। अच्छा, तो अब ज्यादा बिजनेस इसके दायरे में आ गए होंगे। हाँ, दायरा बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा यूनिट्स को सरकारी स्कीमों का फायदा मिल सके। ये इकोनॉमी की रीढ़ तो हैं, पर इनकी अपनी मुश्किलें भी तो बहुत होंगी। मुश्किलें बहुत हैं। शायद सबसे बड़ी है क्रेडिट की, मतलब लोन मिलने की दिक्कत। पैसों की कमी। हाँ, बैंक इन्हें लोन देने में हिचकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सी यूनिट्स इनफॉर्मल हैं। उनके पास प्रॉपर अकाउंट्स नहीं होते, उनके पास गिरवी रखने के लिए कोलैटरल की कमी होती है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है पेमेंट में देरी। ये छोटे सप्लायर होते हैं, बड़ी कंपनियां इनका माल ले लेती हैं, पर पेमेंट महीनों तक अटकाए रखती हैं। इससे इनकी वर्किंग कैपिटल फंस जाती है, रोज का काम चलाना मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, टेक्नोलॉजी तक पहुंच न होना, स्किल्ड लेबर की कमी, सरकारी रूल्स रेगुलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चुनौतियां हैं। और कोई भी बड़ा इकोनॉमिक शॉक आता है, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ या कोविड आया, हाँ, सबसे पहली और सबसे बुरी मार इन्हीं पर पड़ती है। तो सरकार इनकी मदद के लिए क्या कर रही है? कुछ खास स्कीम्स? हाँ, सरकार ने काफी कोशिशें की हैं। एक बहुत पॉपुलर स्कीम है मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा, हाँ सुना है। इसमें छोटे नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म बिजनेसेस को बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 3 कैटेगरीज हैं, शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख और तरुण 5 लाख से 10 लाख। अच्छा, बिना गारंटी के? हाँ। फिर एक 59 मिनट लोन पोर्टल है जहां MSMEs जल्दी से लोन अप्रूवल पा सकते हैं। एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है। वो क्या? उसके तहत सभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और PSUs के लिए जरूरी है कि वो अपनी टोटल खरीद का कम से कम 25% हिस्सा माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से खरीदें। अच्छा, ये तो मार्केट एक्सेस देता है उन्हें। बिल्कुल। फिर एक क्रेडिट गारंटी स्कीम है, CGTMSE। ये बैंकों को गारंटी देती है कि अगर MSME लोन नहीं चुका पाया तो सरकार नुकसान का एक हिस्सा भरेगी। इससे बैंक लोन देने में कम हिचकते हैं। और वो पेमेंट वाली प्रॉब्लम के लिए? उसके लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ट्रेड रिसीवेबल्स ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम। यहाँ MSMEs अपने अटके हुए बिल्स को ऑनलाइन नीलाम करके बैंकों या फाइनेंस कंपनी से जल्दी पैसा ले सकते हैं डिस्काउंट पर। ये तो काफी यूजफुल लगता है। हाँ, ये कुछ बड़ी स्कीम्स हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ है,
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एमएसएमईज शामिल है, कोशिशें जारी हैं। ठीक है, अब जरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ट्रैक करने वाले कुछ इंडिकेटर्स पर बात करते हैं। IIP और ICI, ये क्या बताते हैं? IIP मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हर महीने निकालता है। ये बेसिकली बताता है कि देश की इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन कितना घटा या बढ़ा पिछले साल के मुकाबले। कौन सी इंडस्ट्रीज? ये 3 ब्रॉड सेक्टर्स को कवर करता है: माइनिंग, खनन, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? मैन्युफैक्चरिंग का करीब 77-78% वेटेज उसी का है। इसका बेस ईयर अभी 2011-12 चल रहा है। ये एक तरह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का बैरोमीटर है। ठीक है, और IICI क्या है? IICI है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये IIP का ही एक सबसेट है। इसमें सिर्फ 8 सबसे बुनियादी कोर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन देखा जाता है। कौन सी 8? सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल और स्टील। अच्छा, तो ये क्यों अलग से निकालते हैं? क्योंकि ये 8 इंडस्ट्रीज पूरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की बुनियाद है। इनका वेटेज IIP में करीब 40% है। तो अगर IICI बढ़ रहा है या घट रहा है, तो अक्सर ये IIP के ट्रेंड का एक अर्ली इंडिकेशन दे देता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हैं वेटेज के हिसाब से? सबसे ज्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, करीब 28%, फिर इलेक्ट्रिसिटी करीब 20% और फिर स्टील करीब 18%। ओके, तो ये आंकड़े पॉलिसी मेकर्स के लिए काफी जरूरी होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। ये इकोनॉमी की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए अहम है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, सेवा क्षेत्र। पिछले कुछ दशकों में ये सेक्टर तो रॉकेट की तरह बढ़ा है भारत में। हाँ, बिल्कुल। ये इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। इसका क्या महत्व है आज? महत्व बहुत ज्यादा है। आज ये GDP में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, 50% से भी ज्यादा। 50% से ज्यादा? हाँ, इसमें बहुत तरह की सर्विसेज आती हैं: होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, लिस्ट लंबी है। रोजगार भी देता होगा काफी? रोजगार भी देता है, लेकिन GDP में जितना इसका हिस्सा है उस अनुपात में रोजगार थोड़ा कम देता है। ये एक स्ट्रक्चरल इशू है। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज कमाने में इसका बड़ा हाथ है, खासकर IT एक्सपोर्ट से। FDI भी काफी अट्रैक्ट करता है। भारत में ये सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ा क्यों? क्या कारण रहे? कई कारण थे। एक तो 1991 के रिफॉर्म्स ने दरवाजे खोले, खासकर टेलीकॉम, फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में। हाँ, दूसरा, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी इंडस्ट्रीज बढ़ी, उन्होंने अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स करना शुरू किया, जैसे अकाउंटिंग, HR, कॉल सेंटर्स। इससे सर्विस सेक्टर को बूस्ट मिला। अच्छा, आउटसोर्सिंग। हाँ, फिर ग्लोबलाइजेशन से ट्रेड बढ़ा, लोगों की इनकम बढ़ी, तो उन्होंने सर्विसेज पर ज़्यादा खर्च करना शुरू किया। घूमना फिरना, रेस्टोरेंट जाना, बेहतर एजुकेशन, हेल्थ केयर। और भारत के पास एक बड़ा एडवांटेज था, इंग्लिश बोलने वाले स्किल्ड लोग जो बाकी दुनिया के मुकाबले कम सैलरी पर उपलब्ध थे, जिसने IT और BPO बूम को फ्यूल किया। टेक्नोलॉजी का भी रोल रहा होगा। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने ई-कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक जैसी पूरी नई इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी। तो ये सब फैक्टर्स मिलकर सर्विस सेक्टर को आगे ले गए। लेकिन क्या इस चमकते हुए सेक्टर में भी कुछ चुनौतियां हैं? चुनौतियां तो हर सेक्टर में होती हैं, इसमें भी हैं। जैसे कोविड जैसे शॉक ने टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन को बहुत बुरी तरह हिट किया। हाँ, वो तो देखा हमने। कुछ देश अब प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं। वो भारतीय सर्विस कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, जैसे वीजा रूल्स खड़े करके। अच्छा, कुछ सर्विस सेक्टर्स में अभी भी उतनी FDI नहीं आ रही जितनी आ सकती है। और वो जो मैंने पहले कहा, जॉब क्रिएशन वाली बात, ये GDP तो बहुत बढ़ाता है, पर उस अनुपात में अच्छी क्वालिटी वाली फॉर्मल नौकरियां कम पैदा करता है। ये एक बड़ी स्ट्रक्चरल चुनौती है। सरकार ने सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए क्या किया है? सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ने नए टेक बेस्ड सर्विस स्टार्टअप्स को काफी बढ़ावा दिया है। हाँ, सर्विस एक्सपोर्टर्स के लिए SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम जैसी स्कीम्स हैं। कई सेक्टर्स में FDI रूल्स को और लिबरलाइज किया गया है। GST आने से सर्विसेज का टैक्सेशन भी स्ट्रीमलाइन हुआ है। ये बात करते हैं। क्या मकसद था इसका? मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुआ था। इसका बड़ा विजन था भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। मैन्युफैक्चरिंग हब? हाँ, लक्ष्य था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले,
अच्छी क्वालिटी की जॉब्स बने, एक्सपोर्ट बढ़े और जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जो उस समय 15-16% के आसपास था, वो बढ़कर 25% तक पहुंच जाए। 25%? ये तो काफी एम्बिशियस था। हाँ था तो। इसके लिए 4 पिलर्स बताए गए। न्यू प्रोसेसेस मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स, 25 सेक्टर चुने गए थे, और न्यू माइंडसेट, सरकार रेगुलेटर के बजाय फैसिलिटेटर बने। और नतीजा क्या रहा? क्या ये सफल हुआ? मिक्स्ड रिजल्ट्स रहे हैं। कुछ पॉजिटिव्स हैं, जैसे एफडीआई इनफ्लो बढ़ा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वर्ल्ड बैंक रैंकिंग में भारत की पोजीशन काफी सुधरी, हालांकि अब वो रैंकिंग बंद हो गई है। अच्छा। कुछ सेक्टर्स में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन असेंबली, इनमें कुछ प्रोग्रेस दिखी है, लेकिन जो बड़े टारगेट थे, जैसे वो 25% वाला। हाँ, जीडीपी में 25% मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा, या 10 करोड़ नई नौकरियां बनाना, या ग्रोथ रेट 12-14% करना, वो टारगेट अचीव नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कई कारण हो सकते हैं। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि 25 सेक्टर पर एक साथ फोकस करने से फोकस डाइल्यूट हो गया। कुछ कहते हैं कि सिर्फ स्लोगन पर ज्यादा ध्यान था, जमीनी सुधार उतने नहीं हुए। बाहरी फैक्टर्स जैसे ग्लोबल स्लोडाउन, ट्रेड वॉर, इनका भी असर पड़ा। तो मतलब पूरी तरह सफल नहीं कह सकते। पूरी तरह सफल तो नहीं। और दूसरी पहल थी स्टार्टअप इंडिया। इसका फोकस क्या था? स्टार्टअप इंडिया 2016 में आई। इसका मकसद था देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बनाना। मतलब लोग नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले बने, नए आइडियाज पर बिजनेस शुरू करें। इसके तहत स्टार्टअप की परिभाषा भी तय की गई थी ना? हाँ, कि स्टार्टअप किसे माना जाएगा। जैसे कंपनी नई हो, 10 साल तक पुरानी, उसका टर्नओवर एक लिमिट से कम हो, और वो किसी इनोवेटिव प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस पर काम कर रही हो। जरूरत क्यों महसूस हुई इसकी? जरूरत थी जॉब क्रिएशन की, नए जमाने के बिजनेस को सपोर्ट करने की, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की, और इकोनॉमी में कंपटीशन और इनोवेशन बढ़ाने की। तो स्टार्टअप्स को क्या फायदे दिए गए इसके तहत? कई फायदे अनाउंस हुए, जैसे शुरुआती 3 साल के लिए इनकम टैक्स से छूट, पेटेंट फाइलिंग फीस में कमी और प्रोसेस तेज करने का वादा, लेबर और एनवायरनमेंट लॉज में सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा। फंडिंग के लिए भी कुछ था? हाँ, एक फंड ऑफ फंड्स बनाया गया 10,000 करोड़ का, जो वेंचर कैपिटल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, और वो फंड्स फिर स्टार्टअप्स में। अगर बिजनेस नहीं चलता तो आसानी से बंद करने के लिए फास्ट ट्रैक एग्जिट का प्रोविजन। सरकारी खरीद में भी स्टार्टअप्स को मौके देने की बात हुई। तो क्या ये स्कीम सफल रही है? इसने एक माहौल तो जरूर बनाया है। स्टार्टअप कल्चर बड़ा है, यूनिकॉर्न्स बने हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ इश्यूज हैं। जैसे? फंडिंग मिलना, खासकर अर्ली स्टेज में, अभी भी एक बड़ी चुनौती है। बहुत कम स्टार्टअप्स ही असल में टैक्स बेनिफिट्स या दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा पाए हैं। पेटेंट मिलने में अभी भी काफी टाइम लगता है। तो पोटेंशियल तो है, पर इम्प्लीमेंटेशन में गैप्स रहे हैं। तो काफी कुछ चल रहा है। तो आज हमने भारत की औद्योगिक और सेवा नीतियों की एक काफी लंबी यात्रा देखी। 1948 की मिक्स्ड इकोनॉमी और लाइसेंस राज से शुरू किया। हाँ, फिर 1991 के वो बड़े एलपीजी रिफॉर्म्स आए। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। फिर हमने हाल की कोशिशें देखी, जैसे एनएमपी, एनआईपी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। और बीच में हमने एमएसएमईज की अहमियत और उनकी चुनौतियों को भी समझा। हाँ, और आईआईपी, आईसीआई जैसे इंडिकेटर्स और सर्विस सेक्टर का वो जबरदस्त उभार। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बात निकल कर आती है? एक चीज तो साफ है कि पिछले 30-40 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर बहुत बदला है। हाँ, बहुत ज्यादा बदला है, और ये बदलाव अभी भी चल रहा है। लेकिन इस पूरी बातचीत से एक बड़ा सवाल मन में आता है, जिसका जिक्र हमारी सोर्स मटेरियल में भी कहीं ना कहीं था। क्या सवाल? देखिए, दुनिया के ज्यादातर देश जब विकसित हुए तो उनका रास्ता था, पहले एग्रीकल्चर डोमिनेंट था, फिर मैन्युफैक्चरिंग का दौर आया, इंडस्ट्रीज लगी, और फिर धीरे धीरे सर्विस सेक्टर हावी हुआ। हाँ, ये टिपिकल पाथ माना जाता है। भारत का रास्ता थोड़ा अलग रहा। हम एग्रीकल्चर से सीधे सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गए। वो जो बीच का मैन्युफैक्चरिंग वाला फेज था, वो उतना मजबूत, उतना बड़ा नहीं बन पाया जितना शायद बनना चाहिए था, या जितना दूसरे सफल देशों में बना। हाँ, ये बात तो कही जाती है, मिसिंग मिडल जैसा कुछ। एग्जैक्टली। तो अब बड़ा सवाल ये है कि भविष्य के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, हमारी इतनी बड़ी लेबर फोर्स को अच्छी प्रोडक्टिव नौकरियां देने के लिए, और जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो कहीं डेमोग्राफिक डिजास्टर न बन जाए, इसके लिए क्या भारत को एक मजबूत, कॉम्पिटिटिव,
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने पर नए सिरे से और ज़्यादा फोकस के साथ और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब क्या सर्विस सेक्टर अकेले सबको रोजगार दे पाएगा या मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना ही होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके गहरे मायने हैं और शायद इस पर और सोचने की ज़रूरत है कि हमारा आगे का रास्ता क्या होना चाहिए।